नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, 30 मिनट से ज्यादा वक्त था जब लगातार लोग पहुंचना शुरू हो चुके थे, उनको एंट्री मिल गई थी और अब लोगों को एंट्री मिल चुकी है और कुछ मिनट बाद ही मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें 6:58 हो चुके हैं, 2 मिनट का वक्त शेष है जब मतदान शुरू हो जाएगा, पहला वोट डाला जाएगा। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त न्यूज स्टेट पर, अलग अलग जगहों से भी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो बूथों पर मौजूद हैं और वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। और न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जो हमारी सहयोगी ऋतु भी मौजूद है। ऋतु, क्या अपडेट है आपके पास? ओवर टू यू। मतदान शुरू वाला है, शुरू हो गया मतदान। नहीं थोड़ी देर हो गई शुरू। और न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज लगातार जारी। इस बीच बड़ी खबर बता दे, महामतदान शुरू हो चुका है। यूपी की 8 सीटों पर, उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान शुरू हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर बता दे, 2024 को लेकर के पहले चरण का मतदान शुरू हुआ। देवभूमि की सभी 5 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर। और इस वक्त साख पर कहीं ना कहीं दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। देखना होगा कि इस पूरे रण में कौन बाजी मारेगा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान शुरू, वहीं उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जहां मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में 21 राज्यों के 102 संसदीय सीटों पर मतदान होने हैं। महामतदान इसे कहा जा रहा है। 2024 की रणभेरी और भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो चुकी है। 8 सीटें पश्चिम यूपी की सहारनपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, कैराना और साथ ही साथ नगीना। और आपको बता दें उत्तराखंड की सभी 5 सीटें, आपको बता दें टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और इसके साथ साथ हरिद्वार सीट जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो रणभेरी है वो बहुत तेज है। 5 सीटें उत्तराखंड की। लगातार हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं स्टूडियो से, मेरे सहयोगी शुभम और आशिमा भी बने हुए। ओवर टू यू। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू हो गए। धरातल से हर एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और सियासी समीकरण को भी समझा रहे हैं कि किस तरह से जो सियासी समीकरण है वो यहां पर देखा जा रहा है। और इसी के साथ दांव पर लगी है कई दिग्गजों की साख। और लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। धरातल पर क्या तस्वीर दिखाई पड़ रही है, रुक करेंगे हमारे संवाददाता हिमांशु का। हिमांशु, अब तो 7 बज गए हैं और मतदान शुरू हो गया है। सहारनपुर से क्या तस्वीर अब दिखाई पड़ रही है? हिमांशु, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो अमित का रुख कर लेते हैं जो कि बिजनौर से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अभी तक सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि आपने बताया था, लेकिन अब 7 बज गए हैं। लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। बिजनौर से अब क्या तस्वीर है 7 बजे की? बिल्कुल, देखिए तस्वीर बदल रही है। जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे तस्वीर बदल रही है। आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीरों में जो वोटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो गए और खुद बिजनौर के जो जिलाधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्था है। सर, मतदान शुरू होने वाला है, आप लाइन में लग गए हैं, क्या कहेंगे वोटर्स के लिए? मैं पूरे जनपद वासियों से, जनपद बिजनौर के अपील करूंगा कि सभी लोग आज अपने घर से बाहर निकले और अपना मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। ये हम लोग की जिम्मेदारी नहीं और हम लोग का कर्तव्य भी है ये। सर, किस तरीके की वोटर्स का पोलिंग बूथ है, क्या क्या व्यवस्था की गई है, कितने बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर? हम लोग के ज़िले में कुल 3014 बूथ हैं। हम लोगों ने सभी जगह प्रयास किया है कि हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हम लोग दे पाएँ। सभी जगह पानी की व्यवस्था सभी जगह रखी गई है वोटरों के लिए। हम लोगों ने 1000 के आसपास मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं जहाँ पे साज सज्जा कराई गई है जिससे कि वोटर वहाँ पे आएँ और वोट डालें। सुबह सुबह देखा कि सीनियर सिटीजन काफ़ी लाइन में आ गए हैं, लेकिन जो युवा हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम लोगों ने स्कूल और कॉलेज के माध्यम से प्रयास किया है कि अधिक से अधिक युवाओं को इस पोल प्रोसेस से उसको जोड़ा जाए। मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं से भी अपील करूंगा कि आप लोग अवश्य घर से बाहर निकलिए और अपने वोटिंग राइट का आप लोग प्रयोग करिए।
बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारी हैं बिजनौर के, जो साफ तौर पर बता रहे हैं तमाम बिजनौर के वोटर्स को किस तरीके से उनको जागरूक करने के लिए अभियान यहाँ पर चलाया गया और अब खुद अपना वोट डालने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे हुए आपको जिलाधिकारी दिख रहे हैं। इसके पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। आप भी वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे तो वही कॉमन रहते हैं, हर बार वही कॉमन मुद्दे रहते हैं कि विकास हो देश का, रोड सही हो जाए, जिस तरीके से स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ें, यही सब चीज़ें चाहिए देश को। मैम सुबह ही आ गए आप लोग भी, क्या कहेंगे बाकी वोटर्स के लिए जो अभी घर से नहीं निकले हैं? नहीं, सभी आएंगे, ऐसा नहीं है। हमें तो हमारे यहाँ शादी है तो हमें तो जाना है उत्तराखंड, इस वजह से हमें तो जाना ही था। तो देखिए को लेकर क्या सोच रहे हैं इस बार, किस तरीके का बदलाव होने वाले समय में, बेहद क्या खूबसूरत लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हुई। और देखिए मोहन भागवत ने भी अपने मत का इस्तेमाल यहाँ पर कर दिया है और मत का इस्तेमाल करने के बाद देखिए मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है। और देखिए कहीं ना कहीं शुभम, जब मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करता है तो एक चेहरे पर उत्साह एक तेज जाहिर तौर पर नजर आता है, क्योंकि वो खुद का एक फैसला होता है। बिल्कुल, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मतदान किया है जिसकी तस्वीर आपने देखी और लगातार हम अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। रामपुर चलते हैं जहां से ओवैश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आपको बता दें, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओवैश, क्या कुछ इस दौरान तस्वीर है? मतदान शुरू हो चुका है, 5 मिनट तकरीबन हो भी चुके हैं इस दौरान रामपुर में। बिल्कुल शुभम, देखिए मैं रामपुर के पिंक बूथ पर मौजूद हूं और फिलहाल 7 बजे ठीक यहाँ पर मतदान शुरू हो गया था। आपको मैं आपको रोकना चाहूंगा, मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं, उसके बाद आते हैं ओवैश। इसलिए आज सबसे पहला व्यक्तिगत कार्य मैंने ये किया है कि मैंने मतदान किया। मतदान हे आपलं कर्तव्य आहे आणि आपला अधिकार सुद्धा आहे। मतदानाने येत्या 5 वर्षाकरता आपण आपल्या देशाचं भाग्य निर्धारित करतो आणि म्हणून प्रत्येकाने मतदान केलं पाहिजे। 100% मतदार मतदानात आले पाहिजे। म्हणून आज पहिलं काम जे मी केलं उठल्यावर ते मी मतदान केले। आज नसतात बोलायचं। तो देखिए नागपुर में मोहन भागवत ने अपना वोट डाला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया मतदान, तो ये बड़ी जानकारी, हर एक तस्वीर लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हुई न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि नागपुर में मोहन भागवत ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया और मत का इस्तेमाल कर विक्ट्री का चांद भी वो दिखाते हुए नजर आए। तो नागपुर में मोहन भागवत ने वोट डाला और मीडिया से रूबरू भी हुए। बिल्कुल, ओवैश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे और मैं चाहूंगा ओवैश अपनी बात पूरी करिए। चलिए, लगातार तस्वीरें अब सामने आ रही हैं और आपने देखा पी चिदम्बरम जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अपना मतदान किया है और अब तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार 102 संसदीय सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री और उन्होंने मतदान किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए, आम हो या खास हो, अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि नागपुर में मोहन भागवत ने अपने मत का इस्तेमाल किया। वोट कास्ट करने के बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुए। पी चिदम्बरम ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो मतदान शुरू हो गया है और लंबी कतारें यहां पर मतदाताओं की पोलिंग बूथ पर दिखाई पड़ रही है। मतदाता खासा उत्साह नजर है। और कैराना से हमारे संवाददाता अभिषेक और अविनाश पीलीभीत से और साथ ही साथ ओवैस अली हमारे साथ रामपुर से बने हुए हैं। और ओवैस, आप ही का रुख करना चाहेंगे। आपसे सवाल शुभम ने किया था, हम चाहेंगे कि उस बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा। और रामपुर के सिनेरियो के अगर लिहाज से समझे तो वहां पर क्या तस्वीर उभरते हुए नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए पिंक बूथ है, जो पिंक बूथ बनाया गया है। जिलाधिकारी रामपुर यहाँ पर पहुंचे। सबसे पहले रामपुर के डीएम साहब ने यहाँ पर आने के बाद अपना मतदान किया है। और ये जो उंगली है डीएम साहब एक बार आपको दिखा भी सकते हैं कि सबसे पहले आने के बाद 7 बजे सर आए और सबसे पहले लोकतंत्र का जो महापर्व है उसको मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी ने यहाँ पर आने के बाद जो है मतदान किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ के जिलाधिकारी ने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए। खुद डीएम साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या माना जाए कि पिछली बार से इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? बिल्कुल निश्चित ही मतदान हमारा बढ़ेगा। 63% था पिछली लोकसभा इलेक्शन में और हमारा जो राष्ट्र का जो एवरेज है वो 67% है। उसके सापेक्ष हमारी 2 विधानसभा ऐसी थी जो उससे भी ऊपर थी। तो हम लोगों को उम्मीद है कि हमारा जो वोट परसेंटेज है 65% से क्रॉस करेगा। सर, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से आप पूरा रामपुर की अगर बात की जाए तो कितने बूथ सेंटर बनाए गए? देखिए, जैसा आप लोगों को जानकारी है कि जो हमारे 85+ जो वोटर होते हैं उनको हम लोग पहले ही क्या कहते हैं एक ऑप्शन देते हैं पोस्टल बैलेट का। तो उसके तहत 356 हमारे जो ऐसे चिन्हित मतदाता थे उनका घर घर जाकर हमारी 26 पोलिंग पार्टीज़ ने क्या कहते हैं वोट करवाया है। और हमारे यहाँ जो टोटल बूथ हैं वो 1789 हैं 1071 केंद्रों पर। बिल्कुल, देखिए जो बुजुर्ग थे उनके लिए भी तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जो बैलेट पेपर से होती हैं उसको लेकर के पहले से चुनाव के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। जिलाधिकारी रामपुर को आपने सुना, जिलाधिकारी रामपुर ठीक 7 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। और मैं फिलहाल पिंक बूथ पर मौजूद हूँ क्योंकि मतदान यहाँ पर शुरू हो गया। यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। पूरा जो बूथ है वो पूरी तरीके से सजाया जा चुका है और तमाम यहाँ पर जो आपको फोर्स नज़र आ रही होगी वो अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करती हुई नज़र आ रही है। ठीक सामने मेरे आपको जो कतारें नज़र आ रही होंगी ये वही हैं जो सुबह 7 बजे सबसे पहले आने के बाद लोकतंत्र के महापर्व को मजबूत करने के लिए लगातार जो जागरूक अभियान चलाया जा रहा था मतदान को लेकर के कि महिलाएं सबसे ज़्यादा मतदान करती हुई नजर आती हैं। और सबसे पहली प्राथमिकता भी देखिए महिलाओं ने निभाई है। आपको जितने भी लाइन के अंदर नजर आ रहे होंगे ज़्यादातर महिलाएं नजर आ रही होंगी। ठीक 7 बजे यहाँ पर महिलाएं पहुँच गई थी और यही कारण था कि सबसे ज़्यादा जो मतदान है रामपुर के अंदर कराने को लेकर के अपील की गई है। यहाँ पर जो साफ तौर पर अगर देखा जाए जो वोटर्स यहाँ पर अभी उनका आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा जो यहाँ पर वोट डाल के भी बिल्कुल आएंगे। लौटेंगे आपके पास। कैराना का भी और पीलीभीत का भी रुख कर लेते हैं। और अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे कि पीलीभीत में क्या तस्वीर जो है महापर्व को लेकर देखी जा रही है? अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभिषेक का भी रुख कर लेते हैं जो कैराना से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अभिषेक, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आम हो या खास हो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ का रुख कर रहे हैं। मोहन भागवत ने भी अपना वोट कास्ट किया है, पी चिदम्बरम को भी हमने देखा और आम मतदाता भी खासा उत्साहित नजर आ रहा है। जो हमने तस्वीरों में देखा है कि मतदान से पहले ही लंबी लाइनें जो है वो कई पोलिंग बूथों पर दिखाई दी है। कैराना से क्या तस्वीर नजर आ रही है लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर? बहुत फेमस गांव है कैराना का। दो अम्मा यहाँ पर लगी हुई, देखिए बूढ़ी बुजुर्ग अम्मा हैं वो लाइन में लगी हुई हैं और कई वोट डल चुकी हैं। अभी 7:15 का 7:10 का वक्त हो रहा है। आप सुबह सुबह आ गई वोट डालने? राम राम है। हेलो, सुबह सुबह डालनी है ना वोट? हाँ जी। सब परिवार वाले तैयार हो गए? हाँ जी। नाश्ता पानी दे दिया? हाँ जी। हो गया। क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया जी। अच्छा, तो सुबह ही आप वोट डाल के काम वाम पे जाएंगे? आज तो छुट्टी होगी? जी नहीं, छुट्टी है बोले जुमे का टाइम हो या फिर सवेरे वोट डाल देंगे अपना नाश्ते से फारिग होगा। मुद्दे क्या हैं इस बार कैराना के? मुद्दे तो विकास का मुद्दा है जी, बस विकास होना चाहिए। अच्छा, जो विकास अच्छा करे उसी के प्रति वोट है। बहुत बढ़िया बात है। राम राम सर जी। राम राम जी। इधर देख लो कैमरे की तरफ जरा। ये बताओ क्या क्या मुद्दे दिमाग में है कैराने की पब्लिक के? सभी मुद्दे है जी। तरक्की हो रही है अच्छी। और क्या क्या है? बस तरक्की होनी चाहिए और क्या है, तरक्की की सरकार आनी चाहिए बस। अच्छा, वो आपने अपना एक बात कह दी। कुल मिलाकर यहाँ ग्रामीण इलाका है पूरा। कैराना में बात करूँ तो कैराना लोकसभा क्षेत्र जो है जिसमें शामली भी आता है और पूरा ग्रामीण हरियाणा से सटा हुआ ये एरिया, यमुना पार कर लेंगे। अभिषेक, एक बात जरा ये भी बताइए क्योंकि आपने लोगों से वहां बातचीत की, हालांकि ये किसी से हम नहीं पूछ सकते कि आप किसको वोट करने वाले हैं, लेकिन ये मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक पलायन का मुद्दा यहाँ पर बहुत प्रखर था पिछले कई चुनाव में। हम लोकसभा चुनाव की बात कर लें और उससे पहले अगर हम बात कर लें जो विधानसभा का चुनाव हुआ तब बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रखरता के साथ इस मुद्दे को उठाया गया था। इकरा हसन के परिवार से अगर हम बात करें तो उन पर ही आरोप लग रहे थे, समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं नाहिद हसन पर, इकरा हसन पर। तो क्या उसका कुछ फैक्टर यहाँ पर काम करता नजर आएगा?
देखिए शुभम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। वो 2017 का वक्त था और बीजेपी के मरहूम नेता जो बाबू हुकम सिंह थे यहीं कैराना के, उन्होंने ये पलायन का मुद्दा उठाया था और उसी पलायन के मुद्दे से एक वेव बनी थी और वो मुद्दा इतना छा गया था कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। कुल मिलाकर अब वो पलायन का मुद्दा तो नहीं है, लेकिन जहन में पलायन वाली बात लोगों के ज़रूर है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये करमू खेड़ी है और इससे बाहर आप जब मेन रोड पर आएंगे और कैराना की तरफ चलेंगे तो कैराना में आज भी वो मकान बंद पड़े हैं जो लोग यहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में चले गए। तब विपक्ष ने ये कहा था कि वो लोग काम धंधे के लिए दूसरे शहरों में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये सख्त आरोप समाजवादी पार्टी सरकार पर लगाया था कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और जो चौथ वसूली है, पूरी एक लिस्ट दी थी कि कितने लोगों का, व्यापारियों का कत्ल हुआ था, वो एग्जिस्ट करता है मुद्दा और वो पूरा मुद्दा अभी भी लोगों के जहन में टिका हुआ है और उसी को लेकर सीधी सीधी लड़ाई यहाँ दो दलों में दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बिल्कुल सीधी सीधी लड़ाई दिखाई देती है। जो पलड़ा थोड़ा सा ऊपर कर ले जाएगा वो जीत का सेहरा पहन जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पूरी तरीके से मैं जो बता रहा हूँ, कैराना में लोग सजग हैं और सुबह के टाइम ही आपको 11 बजे तक का जो औसत मिलेगा कैराना में वो ज़रूर ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद औसत जो है मतदान का वो कम होता चला जाएगा। फिर दोपहर बाद 3 बजे के बाद से वो फिर उठान पर आएगा। उसकी वजह यह है कि गांव खेती किसानी का ये एरिया है और यहाँ लोग सुबह ही सुबह काम करके अपना निमटा के खेत खलियान में पशुओं को चारा वारा दे के दूध निकाल के सुबह ही वोट कर लेना चाहते हैं। यहाँ की दिनचर्या शहरों की दिनचर्या से थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि छुट्टी का दिन है तो शहरों में आराम से उठते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद वोटिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है और यहाँ सुबह ही सुबह सब वोटिंग कर लेना चाहते हैं और वोट करने के बाद दूसरे काम। तो पूरे कैराना का हम विज़न दिखाएंगे। बहुत टफ मुकाबला यहाँ रहता है। कांटे की सीट है, विपक्ष के लिए ये बड़ी नज़रों में रहने वाली सीट है कि हम वापस 2017 के बाद 2019 में यहाँ से बीजेपी ने 2017 में बीजेपी जीती, 2019 में मैदान मार लिया बीजेपी ने। अब 2024 का ये मुकाबला है और इसमें देखना होगा कि अभी प्लान का मुद्दा जो आपने सवाल किया लोगों के जहन में जो है वो क्या ईवीएम के बटन तक पहुंचता है और वो बटन क्या। ठीक है अभिषेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए और आप मतदान शुरू हो चुका है। आशमा, पीलीभीत का एक बार रुख कर लेते हैं क्योंकि उस दौरान आवाज नहीं पहुंच रही थी अविनाश के पास में। अविनाश, सुन पा रहे हैं अब आप? अविनाश, आवाज आपको आ रही है? चलिए जितिन प्रसाद कुछ कह रहे, सुनाते हैं। मंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मुझे पूरा आशीर्वाद है कि आज पीलीभीत की जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और कमल का फूल प्रचंड बहुमत से चलेगा। और बीएसपी भी यहाँ पे दावे कर रही है अपने जीत के और आपको भी बाहरी होने का वो हर बार दावे करते हैं, जनता उनको देख चुकी है। उनके ना प्रोग्राम्स हैं, ना पॉलिसीज है, ना कोई कुछ विचार हैं। ये मोदी जी के 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है उसके आधार पे जो ट्रैक रिकॉर्ड है, काम किया है और आने वाले 5 साल में जो काम करेंगे उसके आधार पर जनता का समर्थन मिल रहा है। सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं और बड़ा विभाग उनके पास है और एक और उनको जिम्मेदारी दी गई। इस बार उनको पीलीभीत से प्रत्याशी भी बना दिया गया है, जहां से अविनाश हमारे सहयोगी जुड़े हुए, हालांकि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है और सवाल कई हैं ज़हन में। लेकिन अगर पीलीभीत सीट की बात करें शुभम, तो ये हॉट सीट बन गई है क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का, यानी चाहे वरुण गांधी हो या मेनका गांधी हो, उनका कहीं ना कहीं ये गढ़ माना जाता रहा। लेकिन इस बार वरुण गांधी का पत्ता साफ कर कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद को अपना प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन अगर पिछले चुनावों को अगर शुभम देखें तो 2 से 2.5 लाख ऐसे वोट थे जिनसे इस अंतर के साथ जीत हासिल जो है वो वरुण गांधी ने की थी। तो क्या इस बढ़त को आगे ले जा पाएंगे जितिन प्रसाद? बिल्कुल। अगर हम आशमा, इस चूंकि लगातार हम खबरें भी पढ़ते रहते हैं, पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी जब चुनाव जीते थे मुद्दे अलग थे और उन्होंने उनकी जो एक छवि है पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल में बनी है वो बेहद अलग बनी है। वो खुद अपनी सरकार का विरोध करते नजर आए, तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए। लगातार उनकी जो बातें थी, उनके जो बयान थे वो लगते नहीं थे कि ऐसे कि वो बीजेपी के नेता हैं। वो हमेशा, और उसका खामियाजा भी हम कह सकते हैं कि उनका टिकट कटा है, क्योंकि जनता के अंदर भी एक रोष होता है कि आप कैसे उस प्रत्याशी को वोट दें जो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ बोलता है। तो उनकी टिकट कटी और ये पारंपरिक सीट रही है। गांधी परिवार की बात करें, चाहे हम संजय गांधी से लेकर के और लगातार खुद मेनका भी रही हैं और जो सीट की अदला बदली हुई थी पिछली बार मेनका और वरुण के बीच में, तो इस बार उनका टिकट कट गया। और एक मैं बात और कहूंगा कि अगर जितिन प्रसाद, जो कि आपने कहा कि कांग्रेस से आए हुए, लेकिन उन्होंने अब बीजेपी में आने के बाद अब तो वो मंत्री भी रह चुके हैं,
पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं और एक थोड़ा सा उनको दूसरे कार्यकाल का योगी ये तो बट यूपी की सीटों की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर एक साथ प्रथम चरण में चुनाव है। नैनीताल से हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर शाह भी लाइव बने हुए हैं। समीर शाह, आपकी कहां पर मौजूदगी है और क्या तस्वीर नैनीताल से उभरकर सामने आ रही है? इस लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी हुई मतदाताओं में कितना उत्साह? जी बिल्कुल, देखिए मतदाता दिवस जो है पूरे राज्य में मनाया जा रहा है और मैं आपको बता दूं कि नैनीताल विधानसभा जो है उसमें ये नैनीताल उधम सिंह नगर जो लोकसभा है, यहाँ से बीजेपी ने अजय भट्ट को इसमें प्रत्याशी बनाया हुआ है और कांग्रेस से एक नया चेहरा है प्रकाश जोशी, तो उन पर उन्होंने दाव चला है। इसके साथ देखिए जो वोटिंग है यहाँ शुरू हो चुकी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वोटर्स है। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाइए, क्या हलचल है वहां पर मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो मतदाता हैं वो सेंटर से पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के पूरे जो पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। पुलिस जो है वो बूथों पर मौजूद है, इसके साथ सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है जिसके तहत जो निष्पक्ष जो है चुनाव वो किया जा सके। इसके साथ देखिए 6 जो विधानसभाएं हैं पूरे नैनीताल जनपद की, जिसमें 958 जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और दिन में आज भी पूरे क्षेत्र में मतदान चल रहा है और लोग भी देखिए उत्साहित दिख रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए। और देखिए मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो अभी हम इस वक्त हम नैनीताल के सैरिस्टी जो पोलिंग सेंटर है वहां मौजूद हैं और जो मतदाता हैं वो लाइन पे लगे हुए हैं अपने अपने मत डालने के लिए। जी बिल्कुल, तो अलग अलग जगह से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मतदान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए वोटिंग का रिकॉर्ड बना केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। पिछली बार सबसे टफ मुकाबला पूरे देश की जिन सीटों पे गिना गया तो एक यहाँ थी, क्योंकि यहाँ चौधरी अजीत सिंह इस पूरे इलाके में सम्मान्य नेता। उस सीट से निकल के पहली सीट लहर से आई, दूसरी सीट संघर्ष से आई, तीसरी सीट कैसे आ रही है? आसानी से आ रही है। आसानी से भगवान एक मुश्किल काम देता है तो फिर एक आसान दे देता है। पिछली बार मुझे मुश्किल दिया था तो भगवान ने कहा बेटा तूने बड़ी मेहनत की थी, इस बार तुझे आसान काम दे रहा हूँ। अच्छा, पिछली बार जाट पंचायत हुई, पूरा जबरदस्त विरोध हुआ, इस बार इसी तरह से कहने पर राजपूत विरोध में है। ये विरोध का मसला क्या चल रहा है? आज आप जा आइयो, देखिए जो विरोध की बातें हैं वो हर जाति में संगठन बने हुए हैं। संगठन के लोग अलग अलग विचारधारा के होते हैं, किसी के किससे संबंध नहीं होते, किसी किससे वो एक कॉल देते हैं अपनी तरफ से, मीडिया उस कॉल को चलाती है। आम आदमी से तो आप पूछते नहीं कि आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे, ये सब आपकी कृपा रहती है आप लोगों की कि कोई भी कहे जाके आप उस व्यक्ति के बजाय जाति के नाम से आप चला देते हैं कि इस जाति ने समर्थन, इस जाति ने विरोध का फैसला किया। व्यक्ति बहुत छोटा है, जाति बहुत बड़ी है, समाज बहुत बड़ा है, तो व्यक्ति की चलाया करो तो समस्या नहीं आएगी। अच्छा, ये हरेंद्र मलिक भी बहुत लंबे 1985 में, तब तो आप जॉब में थे, तब से राजनीति में। अभी उन्होंने कहा एक्सीडेंटल कैंडिडेट है, तो क्या एक्सीडेंटल? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात वो सच कह रहे हैं। मैं तो 85 में जॉब में छोड़िए, मैं तो 4वीं-5वीं में था। वो 5वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और 4 बार का रिजल्ट क्या रहा है, एक बार नेट पे सर्च करना कि 4 बार का रिजल्ट क्या रहा। एक्सीडेंटल इसलिए कह रहे हैं कि मैं कुछ बेहतर करने आया था। मैं अपने जनपद को देखा, जब पढ़ाई लिखाई करके वापस आया, मैं PhD के बाद विदेश चलेगा, तो मैंने इन लोगों ने जो बर्बाद किया मेरे जनपद को, जो प्राधिकरण किया राजनीति का, जो यहाँ आम व्यापारी का, इंडस्ट्रीज का जो शोषण हुआ, जो अपराध यहाँ थे, उन्हें देख के मैं राजनीति में आया। तो उनकी बात ठीक है, वो पेशेवर राजनीतिज्ञ हैं। मैं एक्सीडेंटल इसलिए हूँ कि मैं सुधार के लिए आया था और मैंने सुधार किया है। अच्छा, योगी जी ने एक बहुत मेहनत की, कहा गया कि वे राजपूत बहुत नाराज है, लेकिन वो तो हर सीट पे गए, योगी जी सब पे गए। लेकिन जो संगीत सोम जो आपके साथ, अगर हम लोग जय वीरू वाली जोड़ी 2014 की थी, अचानक उसमें क्यों ऐसा गड़बड़? छोटे मोटे मतभेद हो जाते हैं, बड़े नेताओं ने मतभेद समाप्त करवा दिए और इससे तो मुद्दा लास्ट में सवाल कि इस बार आपका जो इलेक्शन है, आपने किन चीज़ों को एड्रेस किया? मैंने 10 साल के मोदी जी के काम, 7.5 साल जी योगी के काम, 24 घंटे मेरी जनता के बीच में उपस्थिति और बदलता मुजफ्फरनगर और भविष्य का 5 साल की प्लानिंग मैंने जनता के सामने। कोई जीत का आंकड़ा कितने? मैं ज्योतिष वाला काम मेरे पास नहीं, ठाड़ी जीत होगी इतना पता। ठाड़ी जीत होगी, ये वो लाइन है। अगर हम लोग देखते हैं कि मुजफ्फरनगर की ये सीट अगर राजनीतिक तौर पर कही जाए तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से है, क्योंकि तीसरी बार जीतने का दम भरते हुए डॉक्टर संजीव बालियान के सामने फिर एक बार जाट राजनीति के पहचाने हुए चेहरे हरेंद्र मलिक हैं। लेकिन पिछली बार जिस तरह से 2 जीत उनके हिस्से में आई हैं, उनको लगता है इस बार भी होगी।
वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। तो देखिए, संजीव बालियान जो है वो तीसरी बार चुनावी मैदान में है और उन्होंने ठाड़ी जीत का दावा शुभम यहां से कर दिया है। लेकिन ये ठाड़ी जीत कितना आसान होती है या कितना चुनौतीपूर्ण होती है, ये तो देखना होगा। मतदाताओं के मन में क्या है, ये तो कहीं ना कहीं उनके मन के ही में देखने को मिलेगा और ईवीएम में उनके मन की ये भावनाएं कैद भी हो जाएंगी।